नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रकाशित किए गए मॉडल सेट के बारे में, जो हमारे प्रथम सांविधिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर आधारित है। यानी इसके द्वारा प्रथम सांविधिक परीक्षा 2021 से 22 के बीच में जिस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, उसी प्रश्न के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है जैक बोर्ड के माध्यम से, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा परीक्षा देने के लिए। तो जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो इसी तरह के प्रश्न हमारे सामने होंगे, जो कक्षा 10 का है और विषय विज्ञान है। साथ ही साथ समय आपको कितना मिलेगा पर एग्जाम के लिए या पर सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए, आपको 1.5 घंटे टाइम दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा 30 मिनट टाइम दिया जाएगा और उसमें आपका पूर्णांक होगा 40। पूर्णांक 40 होगा और 40 प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपसे। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे? एक एक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है आवश्यक निर्देश के रूप में, उसमें दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। मतलब जितना भी प्रश्न होगा वो आपको बनाना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। दूसरे पॉइंट में दिया गया कुल 40 प्रश्न है, यानी इस प्रश्न में आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे इस सेट के अंतर्गत, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी सभी प्रश्नों के लिए, हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी हर एक प्रश्न के पीछे 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा उसका आपको निर्धारण करना है। इसके बाद आगे बोलता है सही विकल्प का चयन कीजिए। चारों विकल्प में जो सही विकल्प होगा उसका आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी जो निगेटिव मार्किंग होता है इसमें नहीं दिया गया है, वो कंपटीशन के लिए होता है। आप 10th क्लास का जब एग्जाम देने जाइएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो एग्जाम होगा, उसमें यदि आप गलत कर देते हैं तो वो गलत के लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके पहले प्रश्न को कि पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो हमसे कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो किसी भी वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के कारण ही जो छोटे छोटे बाल वगैरह छूट जाते हैं वो उसको बड़ा करके दिखाता है, जिससे नाई उसे अच्छे से साफ कर लेता है, या फिर नाई उसे अच्छी प्रकार से क्या बोला जा सकता है कि दाढ़ी को छील देता है। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न को कि दूसरा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न में हमसे बोला गया है, दूसरा प्रश्न में हमसे बोला गया गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यानी ये प्रश्न हमसे ये पूछ देता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी हाफ होता है, और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में आप देखिए r बराबर दिया हुआ है f/2, यानी ये कहता है कि जो वक्रता त्रिज्या है r वो फोकस दूरी का आधा होता है, जो बिल्कुल गलत है। वक्रता त्रिज्या दुगना होता है, फोकस दूरी आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए f बराबर r/2 दिया गया है। अब f बराबर r/2 का अर्थ है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है, और यही जो ऑप्शन हमारा है वो सही है। यही विकल्प हमको ये बताता है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बाकी ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए r बराबर f कह दिया, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर कह दिया, जो बिल्कुल गलत है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में तीसरा नंबर प्रश्न जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। उसमें हमसे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है। तो इसके लिए जो पहला नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी आवृत्ति जो होता है वो बदलता नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं वेग,
वो ऑप्शन नंबर बी में जो वेग देख रहे हैं वो भी बदलता है, और ऑप्शन नंबर सी जो तरंग दैर्ध्य है वो भी बदलता है। यानी प्रश्न संख्या 3 का जो विकल्प ए है वो आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। यानी जब हम कोई आरेख चित्र बनाते हैं किसी दर्पण के सामने रखे हुए प्रतिबिंब का, तो जब प्रकाश अनंत से आकर के और दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद किस बिंदु से होकर के गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस बिंदु एफ से होकर के वो गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो 5 है उसमें हमसे क्या पूछा गया है हम उसको देखेंगे। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी कौन ऐसा दर्पण है जिसके सामने कोई भी वस्तु रख दिया जाए तो उसका सीधा प्रतिबिंब बने और बराबर प्रतिबिंब बने, तो वो दर्पण है समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने जब आप किसी वस्तु को रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिएगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बनेगा और हमेशा आकार में भी बराबर बनेगा। अब यहाँ पे बात आता है वास्तविक नहीं बनेगा, यानी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण जो हम देख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बड़ा बनता है। फिर हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या पूछा गया है उसको सबसे पहले देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अब वो कौन कौन से नियम है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या फिर एक ही तल में होते हैं, जबकि दूसरा जो नियम है वो ये बताता है कि साइन आई की जया तथा साइन आर की जया का अनुपात स्थिरांक होता है, और जो दूसरा नियम है उसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी गोलीय दर्पण हो उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हम इसके पहले जो दूसरा नंबर प्रश्न था उसमें हम आपको बताए, क्या बताए? उसमें हम आपको ये बताए कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या फिर फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब आप थोड़ा गौर करें, यहाँ यदि वक्रता त्रिज्या आपका 50 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस दूरी उसका आधा होगा, हाफ होगा, तो हाफ कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो तीसरा नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है, यही आपका राइट आंसर है, यानी सही उत्तर है। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में 8वें नंबर प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में हम देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो 8वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता बोल रहा है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो जो फोकस दूरी होता है वो उसका धनात्मक होता है, या फिर वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक का मतलब प्लस में, तो ये फिक्स हो गया कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बोलता है कि हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? संबंध होता है क्षमता यदि आप निकालें तो वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/f होता है, P बराबर 1/f। जब हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तब 1/f लिख करके, और उसका जब हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो 1/p यानी 1 बटा लेंस की क्षमता निकाल रख करके और f को निकालेंगे, यानी फोकस दूरी को निकालेंगे। लेकिन जब हमें उत्तल
लेंस का क्षमता ज्ञात करना होगा, तो क्षमता ज्ञात करने के लिए 1 बटा फोकस दूरी को रखना होगा, और फोकस दूरी हमारा दिया गया है कितना, 1 मीटर। तो जब हम लेंस की क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकालते समय जो हमारा 1 होता है सूत्र में ऊपर लिखेंगे, और यहां जो आपका दिया गया है, यहां जो आप देख रहे हैं 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया है, वो 1 मीटर से हम उसमें भाग देंगे। जब हम 1 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 1, और वही जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, वो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 1 में 1 से भाग करेंगे तो आएगा 1, यानी 1 डायोप्टर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, जो 1 डायोप्टर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 9 को, कि 9वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। 9वां प्रश्न में हमसे पूछता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, 0 होता है या फिर अनंत होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि वो लेंस के जो प्रकाश आता है अनंत से वो लेंस के दाहिने तरफ कटता है, और कोई भी दूरियां जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है वो धनात्मक होती है यदि दाहिनी तरफ मापा जाए तो दाहिने तरफ वो प्रवाहित होकर के और एफ से होकर के कट करके जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 का यानी प्रश्न संख्या 9 का यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमसे कहा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कौन ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश का चाल जो होगा वो धीमा होगा, यानी सबसे कम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो निर्वात में दिया गया है उसमें सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल होती है, न्यूनतम नहीं होती है। जल में, तो जल में जो सब, एक बात और जानिए कि जो सबसे कठोर माध्यम होगा उसी में प्रकाश की चाल धीमी चलेगी, यानी न्यूनतम होगा। तो आप देखिए निर्वात, जल और वायु और कांच, इनमें सबसे ज्यादा कठोर आपको कौन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा कठोर है कांच। तो कांच में ही प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होगी, यानी कम होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 11 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है। अगला नंबर जो 11 नंबर प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी जो दिया गया है वो 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस के बारे में बोल रहा है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि फोकस दूरी निकालने के लिए क्षमता में भाग दिया जाता है, यानी 1 बटा क्षमता होता है। तो 1 बटा क्षमता का मतलब यहाँ पे जो क्षमता 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 4 डायोप्टर से जब वो सेंटीमीटर में जो फोकस दूरी में मान आएगा वो मीटर में आता है। तो मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कीजिएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यानी जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/4 मीटर आता उसके स्थान पर जब हम 100 से उसमें गुना कर देंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो हो जाएगा 100/4, और जब 100/4 में 100 में 4 से आप भाग कीजिएगा तो आएगा 25। तो यही जो ऑप्शन नंबर बी आपका है 25 सेंटीमीटर, यही 25 सेंटीमीटर आपका सही विकल्प होगा 11 नंबर का। यदि आप इसका व्याख्या, जैसे हम अभी डायरेक्ट बता रहे हैं, यदि आप इसके सॉल्यूशन को बोर्ड पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके क्लिक करके और वहां से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देखिएगा। सवाल नंबर 12 में हमसे पूछा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार वो फोकस दे दिया, फोकस दूरी दे दिया और हमसे क्षमता पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया वो आपका सेंटीमीटर में दे दिया। अब इसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, तब जाकर के इसको हम क्षमता में बदल सकते हैं।
तो जब आप इसको क्षमता में बदलिएगा या फिर जब आप इसको मीटर में बदलिएगा तो इसका आ जाएगा 1/2 मीटर, क्योंकि 50/100 कीजिएगा, 100 से भाग कीजिएगा तो मीटर में आ जाएगा। तो 50/100 कीजिएगा तो 1/2 इसका मीटर में फोकस दूरी आ गया। अब हमको चाहिए क्षमता, तो 1/1/2 जब कीजिएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी आपका 2 डायोप्टर जो होगा वो उसका क्षमता होगा। लेकिन अभी ये समझना है कि वो प्लस में होगा या माइनस में। तो लेंस आपका देखिए यहाँ उत्तल लेंस दिया गया है, तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है या फिर जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसीलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 2 डायोप्टर इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न में, आप भी देखिए यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अभी तुरंत हम इस बात के बारे में जिक्र किए थे जहां प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछा गया था या फिर सबसे कम पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो सबसे हल्का होगा या जो सबसे मतलब सरल होगा उसी में प्रकाश का जो चाल होगा वो सबसे अधिक होगा। और इसका ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हैं वो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका 13 नंबर प्रश्न का जो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी निर्वात। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज चलती है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में हमसे पूछा गया है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा बाहर की ओर निकलता हो। तो ऊष्मा जब बाहर की ओर निकलता है तो वो है श्वसन, यानी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया को दर्शाता है। कौन? श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी कहा गया। क्योंकि जब श्वसन की क्रिया के कारण श्वास हम लेते हैं तो वो भोजन को छोटे छोटे रूपों में तोड़ करके और ऊर्जा मुक्त करने का प्रयास करता है या फिर ऊर्जा मुक्त करने का काम करता है, और जब ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके अगले प्रश्न को जो प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 में हमसे बोला गया है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो सके। यदि आप इसके और भी प्रश्नों को यानी सभी प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको हर तरह के सभी क्लास के जो भी मॉडल सेट दिए गए हैं उनका हल आपको बताया जाएगा और एक तरफ से बताया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के पास ताकि वो भी अपने मॉडल सेट जो जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया है उसको समझ सके, देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं इसके आगे के प्रश्न को लेकर, यानी 16 नंबर प्रश्न के आगे हम आपको लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।